शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम वसंत पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। इस पाठ को हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं इसका संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ। इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने एक ऐसी बस के बारे में जिक्र करते हैं जो बहुत ही अनोखी है। बस बहुत पुरानी है और उसके पुर्जे खराब होने की स्थिति में है। बस चलती है और थोड़ी दूर चलकर फिर बंद पड़ जाती है। कहानीकार और उसके कुछ मित्र इस बस से यात्रा करते हैं और उसके बाद क्या होता है हम पाठ पढ़कर जानेंगे। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक और उसके कुछ मित्र ने मिलकर यह फैसला किया कि शाम को 4 बजे की बस से वे जाएंगे। पन्ना एक स्थान का नाम है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना भी स्थान का नाम है के लिए 1 घंटे के बाद बस मिलती है जो जबलपुर, वो भी स्थान है, की ट्रेन मिला देती है। हम लोग इस बस से जाएंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। और हमारे मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम पर जाना था, इसलिए उनके पास यही रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को यह सलाह दिया कि समझदार लोग इस बस से सफ़र नहीं करते हैं। लेखक और उसके मित्रों ने पूछा कि क्या रास्ते में हमें डाकू मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, डाकू नहीं मिलेंगे, बस खुद डाकिन है, यही तुम्हें लूट लेगी। अगला अनुच्छेद। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। जब कहानीकार और उसके मित्रों ने बस को देखा तो बस के प्रति उनके मन में बहुत अपार श्रद्धा जाग गई, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, बहुत बूढ़ी थी। यह बस अपने में सदियों का अर्थात कई सालों का अनुभव लेकर चल रही थी। इस बस से लोग सफ़र इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि यह बस बूढ़ी हो गई है और इससे सवार करेंगे, इस पर हम बैठेंगे तो इस बस को चलने में कष्ट होगा, तकलीफ़ होगी। यह बस चलने के लायक नहीं है, इसको तो रखकर सजाकर पूजा करना चाहिए। हम इस बस पर सवार कैसे हो सकते हैं? इसे सवारी नहीं की जा सकती। शुभ प्रभात। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई लवेनी बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक और उसके मित्रों को पता चला कि बस कंपनी का एक हिस्सेदार अर्थात भागीदार भी इसी बस से जा रहा है। उन्होंने हिस्सेदार साहब से पूछा कि क्या यह बस चलती भी है? तो वो बोल पड़े हाँ जी, क्यों नहीं चलती है, अब ज़रूर चलती है, अभी चलेगी ना। लेखक और उसके मित्र कह रहे कि हाँ, हम भी वही देखना चाहते हैं कि क्या यह बस अपने आप चलती है। जी हाँ, और कैसे चलेगी, यह हिस्सेदार साहब जवाब दे रहे। सभी मित्रों में से एक मित्र कह रहा है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब सभी मित्र आगा पीछा करने लगे, अर्थात बस में घुसने के लिए एक दूसरे को कह रहे हैं कि पहले तुम चढ़ो तो पहले तुम चढ़ो। उनके मन में एक डर आ गया कि कहीं इस बस से जाएंगे तो दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए।
तभी एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस बहुत अनुभवी है, इसके पास सालों का अनुभव है। नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय है, अर्थात जो नई बसें होती है उनसे ज़्यादा इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। यह बस हमें बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार से गोद में बैठा लेगी। अगला अनुच्छेद। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक और उसके सभी मित्र बस में बैठ जाते हैं और जो लोग इनको छोड़ने के लिए आए हुए होते हैं वह इनको इस तरह देखते हैं जैसे हम किसी को अंतिम विदाई देते हैं। जिस प्रकार कोई मरने वाला होता है और हमको कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बस देखते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे ये सब अब लौट कर कभी नहीं आएंगे, वैसे देख रहे थे। और उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे मनुष्य का इस धरती पर आना जाना तो लगा ही रहता है, अर्थात जो आया है वो तो जाएगा ही, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। रंक का अर्थ होता है प्रजा या जनता। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त भी चाहिए, अर्थात आदमी को जाने के लिए एक कारण चाहिए या बहाना चाहिए। इंजन सचमुच में स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा बस ही इंजन हो और लेखक उसके मित्र सभी इंजन के भीतर बैठे हैं, सीट पर नहीं इंजन के भीतर बैठे। कांच भी बस में थे लेकिन बहुत कम थे, जो थे वो टूट गए थे। जो बचे थे उनसे लेखक और उनके मित्रों को बचना था। वे सब तुरंत फौरन खिड़की से दूर हट गए। इंजन चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि इंजन बिल्कुल सीट के नीचे ही रखे हुए हैं, अर्थात पूरी बस हिल रही थी। अगला अनुच्छेद। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बस सचमुच में स्टार्ट हो जाती है और चलने लगती है। चलने पर ऐसा लगता है जैसे यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, अर्थात यह इतनी पुरानी है। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग न करना और अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा का पालन न करना, अर्थात विरोध करना। गांधी जी ने 2 आंदोलनों की शुरुआत किया था और उसमें सभी भारतीयों से यह निवेदन किया गया था कि अंग्रेजों का खुलकर विरोध करें, अंग्रेजों के साथ कोई भी सहयोग न करे। लेखक को बस के साथ भी ऐसा ही लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद बस को ट्रेनिंग मिल चुका है कि वह किसी भी हिस्से से सहयोग न करे। उसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बस असहयोग आंदोलन के दौर से गुजर रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है, अर्थात सीट और बॉडी में कोई तालमेल नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गए तो कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है, अर्थात बस पूरी तरह से खटारा है और एक एक पुर्जा चलने पर हिल रहा है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और लेखक को समझ में नहीं आ रहा है कि हम सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। अगला अनुच्छेद। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है।
ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद बस अचानक से रुक जाती है। पता चलता है कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो जाता है। तभी ड्राइवर एक बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने बगल में रख देता है और एक नली से अर्थात पाइप से इंजन में उस पेट्रोल को भेजने का काम शुरू कर देता है। इसी दौरान लेखक यह सोचता है कि कहीं अगली बार जो कंपनी के हिस्सेदार है वे इंजन निकालकर अपनी गोद में ना रख ले और फिर उसे भी नली से पेट्रोल न पिलाना शुरू कर दे, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।